हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इन्वायरमेंट की महामैराथन क्लास है ये आपके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर विद्यार्थी हैं उन सब के लिए क्लास रहने वाली है। और जिसको भी ये पीडीएफ लेनी है वो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्लास अपने जो एग्जाम है ये एमसीक्यू टाइप के अंदर होगा, यानी आपके इस परीक्षा के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके कंपलसरी है ये पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर या क्लास के अंदर हम वही प्रश्न महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के अंदर आपके आने वाले हैं और आपके लिए 100% ये हेल्पफुल होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट के अंदर ये इन्वायरमेंट कंपलसरी ऑटोमेटिक ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये आपकी परीक्षा के अंदर होने वाला है। इसके अंदर हम वन लाइनर फैक्ट देखेंगे, टोटल यूनिट जो है उनको मिलाकर एमसीक्यू क्वेश्चन साथ के अंदर, और साथ में आपके लिए एक टेस्ट भी जिसके अंदर आपको पता चल सके कि कौन सा प्रश्न आया था और कौन सा पिछली बार आया था। ठीक है, ये पूरा पेपर आपकी पीवाईक्यू बेस पर है, यानी पिछले विगत वर्षों के अंदर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सभी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और इस क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम का कोई भी विद्यार्थी, उन सब के लिए क्लास पहुंच सके। पहला पॉइंट है पर्यावरण जीवों और उनके चारों ओर की परिस्थितियों का समुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषय विषय होता है। क्या होता है पर्यावरण? पर्यावरण इन्वायरमेंटल स्टडीज इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। क्या होता है? एक बहुविषय सब्जेक्ट है। तीसरा पॉइंट है ईवीएस में भौतिक, जैविक और सामाजिक विज्ञान शामिल होते हैं। फिर आपके लिए जो चौथा पॉइंट है कि परिस्थितिकी जीव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन होता है, यानी जो परिस्थितिकी जीव होता है वो क्या होता है? पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। पांचवा पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतत विकास होता है। छठा पॉइंट है सतत विकास वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना करता है। सात नंबर पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय। कैसा विषय? पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जन जागरूकता पर्यावरण संरक्षण का आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। 9 नंबर पॉइंट है कि पर्यावरण समस्याएं वैश्विक प्रकृति की होती है। कैसी होती है? वैश्विक प्रकृति की। 10 नंबर पॉइंट है प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है। पहले आपको हम वन लाइनर नोट्स बताएंगे, फिर उसके बाद में आपके हर यूनिट वाइज आपके लिए क्या आएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ताकि आपके परीक्षा के अंदर अच्छे से तैयारी हो सके। 10 नंबर है प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण होता है। 11 नंबर पॉइंट आपके लिए कि पर्यावरण शिक्षा जिम्मेदार नागरिक बनाती है। ईवीएस मानव और प्रकृति के बीच संतुलन सिखाता है। क्या सिखाता है? संतुलन सिखाता है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण संकट का प्रमुख कारण होता है। पर्यावरण अध्ययन भविष्य उन्मुख विषय होता है। पर्यावरण अध्ययन कैसा है? एक भविष्य उन्मुख विषय। 15 नंबर पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण सामाजिक दायित्व है। कैसा है? संरक्षण सामाजिक दायित्व है। फिर आपके लिए नेक्स्ट 16 नंबर पॉइंट है कि ईवीएस का संबंध मानव स्वास्थ्य से। किससे है? मानव स्वास्थ्य से। पर्यावरण अध्ययन मानव व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है जबकि पारिस्थितिकी संतुलन जीवन के लिए आवश्यक होता है। 19 नंबर पॉइंट है कि ईवीएस में स्थानीय से वैश्विक समस्याओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? वैश्विक समस्याओं का अध्ययन होता है। फिर आपके लिए 20 नंबर पॉइंट है कि स्वस्थ पर्यावरण सतत विकास की आधारशिला है। स्वस्थ पर्यावरण क्या है? सतत विकास की आधारशिला है। फिर आपके लिए जो फर्स्ट यूनिट के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए और बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करें और एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करें। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? ऐसा क्वेश्चन बहुत परीक्षा के अंदर आया हुआ है और आने वाला है। तो ऑप्शन ए एक विषय, बहुविषय, केवल जैविक विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुविषय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट शब्द का सही अर्थ क्या है? इन्वायरमेंट शब्द का सही अर्थ क्या है? केवल जीव, केवल भौतिक जीव, चारों जीवों के चारों ओर की परिस्थितियां, या केवल वायु। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला आपके लिए क्वेश्चन परिस्थितिकी इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? उद्योग का, जनसंख्या का, जीव और पर्यावरण का संबंध का, या मौसम का? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 4 पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास, शहरीकरण। तो राइट आंसर क्या है? सतत विकास। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास का सही अर्थ है
भविष्य की अनदेखी, केवल वर्तमान के लिए विकास, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास या तीव्र औद्योगिकीकरण। तो सतत विकास का सही होता है कि भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना भी विकास करना क्या होता है, सतत विकास माना जाता है, अर्थात सबका विकास होना चाहिए। फिर आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस में कौन सा विषय शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी समाज शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी खगोल शास्त्र विज्ञान। तो खगोल विज्ञान इसके अंदर शामिल नहीं होता है। फिर आपके लिए आता है क्वेश्चन संख्या 7, पर्यावरणीय समस्याएं किस प्रकृति की होती है। तो व्यक्तिगत, स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक। तो ये होती है वैश्विक प्रकृति की। फिर आपके लिए अंतिम 8 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय जागरूकता, विलासिता या औद्योगिकीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर, ईवीएस किस स्तर पर पढ़ाया जाता है। केवल स्कूल स्तर पर, केवल कॉलेज, केवल विश्वविद्यालय या सभी स्तरों पर। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए सभी स्तरों पर, क्योंकि हम देखते हैं स्कूलों के अंदर भी पर्यावरण को पढ़ाया जाता है, कॉलेज स्तर के आने के बाद भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दे दिया, और विश्वविद्यालयों में तो होता ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल स्तर। फिर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस मानव और प्रकृति के बीच क्या सिखाता है। प्रतिस्पर्धा, शोषण, संतुलन या प्रभुत्व। तो ये संतुलन बनाता है। फिर आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य साधन क्या है। प्रौद्योगिकी, कानून, जन जागरूकता या उद्योग। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जन जागरूकता सिखाता है। क्या है, जन जागरूकता इसका साधन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। शिक्षा, प्रदूषण, खेल, पर्यटन। तो राइट आंसर है प्रदूषण। फिर आपका है अगला 13 नंबर क्वेश्चन कि ईवीएस का संबंध किससे है। तो जीवन की गुणवत्ता, विलासिता, फैशन, मनोरंजन। तो राइट आंसर है जीवन की गुणवत्ता। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है। अतीत उन्मुख, वर्तमान उन्मुख। ऑप्शनों को ध्यान से देखें, आप एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर है बिल्कुल। अतीत उन्मुख, वर्तमान उन्मुख, भविष्य उन्मुख या इतिहास आधारित। तो राइट आंसर होना चाहिए भविष्य उन्मुख। क्या होना चाहिए, भविष्य उन्मुख। फिर आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा किस पर बल देती है। रटने पर बल देती है, व्यवहार परिवर्तन पर बल देती है, लाभ पर बल देती है, शहरी विस्तार पर। तो राइट आंसर है व्यवहार परिवर्तन पर बल देती है। अगला आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है। केवल सरकार की, केवल वैज्ञानिकों की, केवल एनजीओ की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस क्लास को शेयर नहीं किया, जल्दी से आप सभी शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है ईवीएस में किस स्तर की समस्याओं का अध्ययन होता है। केवल स्थानीय, केवल राष्ट्रीय, केवल वैश्विक या स्थानीय से वैश्विक, सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए 18 नंबर, परिस्थितिकी संतुलन क्यों आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, जीवन के लिए, विलासिता के लिए। तो जीवन के लिए क्या होता है, संतुलन आवश्यक होता है। फिर आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन किससे संबंधित नहीं है। मानव स्वास्थ्य, संसाधन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, अंतरिक्ष अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यानी बाकी तो सबसे संबंध रखता है, मानव स्वास्थ्य से, मानव संसाधन संरक्षण से, लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंध नहीं रखता। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जागरूक नागरिक बनाना, औद्योगिक बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना या शहरीकरण करना। तो जागरूक नागरिक बनाना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। अगला आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्याएं क्यों गंभीर है। सीमित है, केवल स्थानीय है, जीवन को प्रभावित करती है या अस्थायी है। तो राइट आंसर है जीवन को प्रभावित करती है। अगला आपके लिए क्वेश्चन, ईवीएस का संबंध किस अवधारणा से है। विलासिता से, स्थिरता से, प्रतिस्पर्धा से या लाभ से। तो राइट आंसर इसका स्थिरता से। अगला आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का परिणाम क्या होता है। उदासीनता, जागरूकता, शोषण या प्रदूषण। तो जागरूकता इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके लिए क्वेश्चन है 24 नंबर, ईवीएस में किसका अध्ययन किया जाता है। मानव पर्यावरण अंत्यक्रिया, केवल उद्योग का, केवल तकनीक का, केवल राजनीति का। तो राइट आंसर है मानव पर्यावरण अंत्यक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो परीक्षा के लिए, रोजगार के लिए, जीवन की रक्षा के लिए या मनोरंजन के लिए। तो पर्यावरण हमारे लिए जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक, किसके लिए आवश्यक है, जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, ईवीएस किस प्रकार का ज्ञान देता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान, केवल व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान या कोई नहीं। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान ईवीएस देता है, यानी इन्वायरमेंट देता है। फिर आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन किससे संबंधित है। मानव कल्याण, विलासिता, फैशन या खेल।
तो मानव कल्याण से संबंधित है अपना ईवीएस। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में जागरूकता क्यों आवश्यक है? विकास रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ईवीएस आवश्यक होता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन किससे जुड़ा है? नैतिक मूल्य से जुड़ा है, विलासिता से जुड़ा है, और व्यसन से जुड़ा है, या मनोरंजन से? तो नैतिक मूल्य से अपना पर्यावरण अध्ययन जुड़ा है। आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन यानी फर्स्ट यूनिट का अंतिम या 30वां क्वेश्चन है कि ईवीएस का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण, औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण या अधिक उपभोग? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको हर यूनिट वाइज आपके लिए वन लाइनर फैक्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाए जा रहे हैं, और बाद में आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप अच्छे से उसको सरल कर सकते हो, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। और जिन विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर बेक आती है, उनका हमारे पास समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपको सभी क्लासेस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी आपके लिए क्लासेस चाहे इतिहास है, भूगोल है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, कोई भी क्लास है आपके लिए, हर क्लासेस आपके लिए लगा रखी है। तो बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। दूसरा कौन सा? तीसरा पॉइंट है नवीकरणीय संसाधन पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। क्या होते हैं? पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि चौथा पॉइंट है कि अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में होता है। वन संसाधन जैव विविधता का आधार होते हैं। वनों की कटाई पर्यावरण असंतुलन का कारण होता है। क्या होता है? असंतुलन का कारण है। खनन से भूमि क्षरण होता है। फिर आपके लिए 8 नंबर पॉइंट है कि बांध जल संसाधन के लिए विकास में सहायक होता है। बांधों से विस्थापन एक प्रमुख सामाजिक समस्या मानी जाती है। फिर आपके लिए 10 नंबर पॉइंट है कि जल संसाधन जीवन के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त जल उपयोग से जल संकट उत्पन्न होता है। बाढ़ और सूखा जल संसाधन की समस्या है। खनिज संसाधन औद्योगिक विकास का आधार है। जबकि आधुनिक कृषि से उत्पादन बढ़ा है और रासायनिक उर्वरक मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऊर्जा संसाधन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और वैकल्पिक ऊर्जा पर्यावरण संतुलन की ओर होती है। जबकि 18 नंबर पॉइंट कौन सा है कि भूमि संसाधन सीमित है और मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण का परिणाम होता है। संसाधनों का क्षरण सतत विकास के लिए किया जाता है। फिर आपके लिए बात करते हैं हम वन लाइनर फैक्ट की, यानी इसके बाद में आते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन, प्रकृति से प्राप्त संसाधन, केवल औद्योगिक संसाधन या केवल ऊर्जा संसाधन? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रकृति से प्राप्त संसाधन होते हैं प्राकृतिक। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल या लौह अयस्क? तो ये इसके अंदर होता है जल यानी वाटर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल? तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके लिए 4 नंबर क्वेश्चन की वन संसाधनों का मुख्य महत्व क्या है? औद्योगिक विकास, जैव विविधता संरक्षण, शहरीकरण, खनन? तो जैव विविधता संरक्षण इसका राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन, वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव क्या है? वर्षा में वृद्धि, जैव विविधता संरक्षण, मृदा अपरदन, जल संरक्षण? तो राइट आंसर है मृदा अपरदन। फिर आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन, खनन से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भूमि क्षरण, जल संरक्षण, वनीकरण, मृदा अपरदा? तो राइट आंसर है भूमि क्षरण। फिर आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बांधों का प्रमुख लाभ क्या है? विस्थापन, जल संग्रह, वन विनाश, प्रदूषण? तो राइट आंसर है जल संग्रह। आपके लिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर की बांधों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिंचाई, बिजली उत्पादन, लोगों का विस्थापन, बाढ़ नियंत्रण? तो लोगों का विस्थापन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, जल संसाधनों के अति उपयोग से क्या होता है? जल संरक्षण, जल संकट, बाढ़, वर्षा? तो जल संकट होता है। फिर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ किस संशोधन से संबंधित है? तो भूमि, जल, वन, खनिज? तो राइट आंसर है जल हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ क्या होती है? जल से संबंधित है। सूखा किस कारण से होता है? अधिक वर्षा, कम वर्षा, वनीकरण, जल संरक्षण? तो कम वर्षा के कारण क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। फिर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन कि खनिज उत्पादन, खनिज संसाधन मुख्यतः किसके लिए आवश्यक? कृषि या उद्योग? तो राइट आंसर है उद्योग के लिए। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? उत्पादन वृद्धि, मृदा प्रदूषण, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण? तो राइट आंसर है मृदा प्रदूषण। अगला क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या समस्या होती है? मृदा उर्वरता, मृदा प्रदूषण, जल संरक्षण, जल फसल विविधता? तो जल इसका हो जाएगा मृदा प्रदूषण। ठीक है, आपके लिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जल भराव का प्रमुख कारण क्या है? कम सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, कम वर्षा, वनीकरण? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मृदा में लवणता का प्रमुख कारण क्या होता है?
उचित सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई। तो अत्यधिक सिंचाई क्या होती है? मृदा में लवणता का प्रमुख कारण होता है। फिर आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधन किसके लिए आवश्यक होती है? तो जैव विविधता और आर्थिक विकास, वन संरक्षण या जल संरक्षण। तो आर्थिक विकास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, वैकल्पिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, डीजल। तो सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 19 नंबर, भूमि संसाधन क्यों सीमित है? भूमि बन सकती है, भूमि नवीकरणीय है, भूमि का पुनः निर्माण संभव नहीं, या भूमि असीमित है। तो भूमि का पुनः निर्माण संभव नहीं होता। फिर आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन की भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? वनीकरण या अति चराई। तो अति चराई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मरुस्थलीकरण क्या है? तो मरुस्थलीकरण होता है आपके लिए उपजाऊ भूमि में मरुस्थल में बदलना हो जाता है मरुस्थलीकरण। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधनों की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होता है। क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कृषि का एक परिणाम बताइए। तो जल संरक्षण, मृदा संरक्षण या जैव विविधता वृद्धि या वनीकरण। तो मृदा क्षरण क्या होता है? इसका परिणाम होता है। अगला 24 नंबर है, संसाधनों के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विलासिता, सतत विकास। सतत विकास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का समान उपयोग किसके लिए आवश्यक है? असंतुलन, सतत विकास। तो सतत विकास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 26 नंबर, बांधों से किसे अधिक सबसे अधिक नुकसान होता है? तो जनजातीय लोगों को क्या होता है? सबसे अधिक नुकसान होता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संकट रोकने के लिए। किसके लिए आवश्यक है? जल संकट रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, खनन का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो भूमि क्षरण होता है। क्या होता है? भूमि क्षरण होता है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन आपके लिए 30 नंबर, पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की, उद्योगों की, वैज्ञानिकों की, प्रत्येक व्यक्ति की या उद्योगों की? तो प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी होती है या प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगले बात करते हैं हम यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 होता है आपके लिए इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम। इसके अंदर आपको कंसेप्ट की समझना है, स्ट्रक्चर इसका, फंक्शंस और टाइप्स। तो इकोसिस्टम के सब कुछ कवर करना है अपने को इस यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो पहला पॉइंट इसके अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की एक कार्यात्मक इकाई होती है। फिर 2 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र से जैविक, बायोटिक और अजैविक एबायोटिक घटक शामिल होते हैं। 3 नंबर पॉइंट है कि जैविक घटक में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटक में वायु, जल, मृदा, तापमान और प्रकाश शामिल होते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या है? उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जबकि अपघटक मृत जीवों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ऊर्जा के स्थानांतरण का सरल मार्ग होता है। कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल खाद्य जाल कहलाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड संख्या, जैव भार और ऊर्जा को दर्शाते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार समय के साथ समुदायों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। प्राथमिक उत्तराधिकार उत्तराधिकार निर्जीव क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। फिर आपके लिए 16 नंबर पॉइंट है कि द्वितीयक उत्तराधिकार पहले से बसे क्षेत्रों में होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। 18 नंबर है, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र चराई करने वाले के लिए महत्वपूर्ण होता है। 19 नंबर है कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब, झील, नदी और समुद्र शामिल किए जाते हैं। अगले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। तो अभी तक आपने अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले आप शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो केवल पौधों का समूह है, केवल पशुओं का समूह है, जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 2 कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन से होते हैं? वायु और जल, मृदा और तापमान, या पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, या प्रकाश और ताप। तो पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? उसके घटक होते हैं। प्रश्न संख्या 3 पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन से होते हैं? पशु और पौधे, या बैक्टीरिया और कवक, जल, वायु, मृदा, तापमान। तो वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, ये क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 उत्पादक किससे कहते हैं? प्रोडक्ट्स किससे कहते हैं? तो जो अन्य जीवों को खाते हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या जो परजीवी होते हैं।
तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, आपको एक एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की। उत्पादक भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन द्वारा, अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किरणों द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे क्या करते हैं? उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता किस पर निर्भर होता है? तो कंज्यूमर किस पर निर्भर होता है? सूर्य, जल, उत्पादक या मृदा। तो सूर्य जो कंज्यूमर होता है वो किस पर निर्भर करता है? उत्पादक पर निर्भर होता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना, ऊर्जा संग्रह करना, मृत जीवों का अपघटन करना, श्वसन करना। तो मृत जीवों का अपघटन करना अपघटक का मुख्य कार्य माना जाता है। अगला आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल, मृदा, वायु, सूर्य। तो राइट आंसर है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है? जल चक्र, ऊर्जा का प्रवाह, कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र। तो ऊर्जा का प्रवाह जो खाद्य श्रृंखला होती है वो दर्शाती है। फिर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है? फूड वेब क्या है? व्हाट इज दी है फूड वेब? तो एक ही खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा पिरामिड, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, ये होता है खाद्य श्रृंखला। फिर आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशीय या अनियमित। तो एक दिशीय इसकी दिशा मानी जाती है। अगला आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाते हैं? केवल संख्या, संख्या, जैव भार और ऊर्जा, और केवल ऊर्जा, केवल जैव भार। तो नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी, यानी संख्या, जैव भार और ऊर्जा दर्शाते हैं। आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा रहता है या कैसा होता है? उल्टा, सीधा, समतल, अनियमित। तो सीधा रहता है। कैसा रहता है? सीधा रहता है। कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पीछे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, यहां से इस बार भी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र उत्तराधिकार क्या है? अचानक परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, समुदायों के क्रमिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्तराधिकार कहाँ होता है? कृषि भूमि, वन क्षेत्र, निर्जीव क्षेत्र या घास भूमि। तो निर्जीव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 16 नंबर है, द्वितीयक उत्तराधिकार कब होता है? निर्जीव क्षेत्र में, पहले से बसे क्षेत्र में, केवल मरुस्थल में या समुद्र में। तो पहले से बसे क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? मरुस्थल, घास भूमि, वन या जलीय। तो वन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इकोसिस्टम, फॉरेस्ट माना जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? अधिक वर्षा, कम वर्षा, घना वन, अधिक जल। तो राइट आंसर कम वर्षा क्या हो जाएगा? कम वर्षा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? वन, मरुस्थल, तालाब, घास भूमि। तो तालाब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 20 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य आधार क्या है या कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र, केवल भोजन उत्पादन, केवल अपघटन, केवल संरक्षण। तो राइट आंसर है ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का पहला शोषी स्तर कौन सा है? उपभोक्ता, अपघटक, अब और उत्पादक या परजीवी। तो राइट आंसर है उत्पादक। अगला 22 नंबर है, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्या होता है? बढ़ती है, समान रहती है, घटती है, नष्ट नहीं होती। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा क्या होती है? घटती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटती है। 23 नंबर क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र क्यों आवश्यक है या महत्वपूर्ण है? यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये स्थिर होता है, क्योंकि इसमें कम जीव होते हैं, या क्योंकि इसमें जल नहीं होता, क्योंकि ये छोटा होता है। तो राइट आंसर है बिकॉज इज स्टेबल, यानी स्थिर होता है। फिर आपके लिए 24 नंबर, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र किसके लिए आवश्यक है? यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज यूजफुल फॉर मत्स्य पालन, चराई करने वाले यानी ग्रेजिंग एनिमल्स, या इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिकरण या खनन, माइनिंग। तो राइट आंसर है चराई वाले जीव होते हैं, इसके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन संख्या 25, पारिस्थितिकी तंत्र क्यों आवश्यक है? वाई इज इकोसिस्टम नेसेसरी? तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अगला 26 नंबर है, जैविक घटक किससे संबंधित है? जीवों से, जल से, वायु से, ताप से। तो जीवों से संबंधित होते हैं। फिर आपके लिए 27 नंबर है, अजैविक घटक किससे संबंधित है? पौधों से, पशुओं से, भौतिक कारकों से, सूक्ष्म जीवों से। तो भौतिक कारकों से संबंधित होते हैं अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, खाद्य जाल क्यों अधिक पदार्थ यथार्थ है? ये सरल है, ये एक श्रृंखला है, ये कई श्रृंखलाओं को जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये कई श्रृंखलाओं को जोड़ता है, यानी वाइज फुट वेब मोर रीड लिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 29 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्यों किया जाता है? वाई डू वी स्टडी इकोसिस्टम? केवल परीक्षा के लिए,
केवल ज्ञान के लिए, पर्यावरण संतुलन समझने के लिए, केवल रोजगार के लिए? तो पर्यावरण संतुलन समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। अगला आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति और जीवन की रक्षा करना इसका अंतिम उद्देश्य माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कौन सी है? तो बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, बायोडाइवर्सिटी एंड आईटीएस कंजर्वेशन। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों की विविधता को कहते हैं। जैव विविधता 3 स्तरों पर पाई जाती है, आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय। फिर तीसरा है अनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता होती है। फिर आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजाति विविधता विभिन्न प्रजातियों की संख्या को दर्शाती है। पारिस्थितिकीय विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों की विविधता है और भारत को मेगा जैव विविधता देश कहा जाता है। फिर विश्व में 17 मेगा जैव विविधता देशों में भारत शामिल है। फिर आपके लिए 8 नंबर पॉइंट है कि जैव भौगोलिक वर्गीकरण भारत को विभिन्न जैव क्षेत्रों में बांटता है। जैव विविधता का उपयोगितात्मक मूल्य भोजन, औषधि आदि से जुड़ा है। उत्पादक मूल्य बाजार में बिकने वाले जैव विविधताओं से जुड़ा है। जैव विविधता का नैतिक मूल्य सभी जीवों के लिए जीवन के अधिकार को दर्शाता है। फिर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट आपके लिए कि एस्थेटिक मूल्य जैव विविधता की सुंदरता से संबंधित है। हॉट स्पॉट से वे क्षेत्र है जहां जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है, यानी डेंसिटी। फिर आपके लिए होती है भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। फिर आपके लिए आवास विनाश जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए अवैध शिकार से वन्य जीव संकटग्रस्त होते हैं। स्थानिक प्रजातियां केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। इन सिटू संरक्षण प्राकृतिक आवास से संरक्षण है और एक्स सिटू संरक्षण प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण है। जैव विविधता संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। फिर आपके लिए बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस यूनिट के। तो पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? केवल पौधों की विविधता, केवल पशुओं की विविधता, सभी जीवों की विविधता? तो राइट आंसर सभी जीवों की विविधता। तो फिर आपके लिए 2 नंबर पॉइंट है कि जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 1 2 3 4। तो 3 स्तर होते हैं, याद कर लेना। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए अनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं? व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? विभिन्न प्रजातियों से विभिन्नता, एक ही प्रजाति से विभिन्नता। तो एक ही प्रजाति से विभिन्नता होती है। चौथा पॉइंट है प्रजाति, चौथा क्वेश्चन है कि प्रजातीय विविधता क्या दर्शाती है? प्रजातियों की संख्या दर्शाती है। भारत को मेगा जैव विविधता देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि अत्यधिक जैव विविधता के कारण इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, जैव भौगोलिक वर्गीकरण किससे संबंधित है? राजनीति, उद्योग या जैव क्षेत्र से? तो जैव क्षेत्र से होता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जैव विविधता का उपयोगात्मक मूल्य क्या होता है? भोजन और औषधि होता है। क्या होता है? भोजन और औषधि, फूड एंड मेडिसिन होता है। जैव विविधता का उत्पादक मूल्य किससे जुड़ा है? व्यापार से जुड़ा है। जैव विविधता का नैतिक मूल्य क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? आर्थिक लाभ, जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार दर्शाता है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? तो हॉटस्पॉट होते हैं अपने कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मरुस्थलीय अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र। तो अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र क्या होते हैं? ये कहलाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? पर्यटन, आवास विनाश, शिक्षा, वर्षा। तो आवास विनाश क्या होता है? जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अवैध शिकार किससे प्रभावित करता है? कृषि, वन्य जीव, उद्योग, जल संसाधन। तो वन्य जीव से संबंधित माने जाते हैं। स्थानिक प्रजाति क्या होती है? तो केवल एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो होती है वो होती है स्थानिक प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति का क्या अर्थ होता है? विलुप्त, विलुप्त होने के कगार पर, अधिक संख्या में। तो विलुप्त होने के कगार पर क्या होते हैं? वो संख्या मानी जाती है। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? चिड़ियाघर, वन्य जीव अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक। तो राइट आंसर है वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, एक सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो केवल पर्यटन के लिए, केवल आर्थिक लाभ के लिए, सतत विकास के लिए। क्या होता है? सतत विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता किस स्तर पर पाई जाती है? केवल प्रजातीय, केवल पारिस्थितिकी तंत्र या आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जैव विविधता का मुख्य एस्थेटिक मूल्य किससे जुड़ा है? सौंदर्य, व्यापार, नैतिकता, उद्योग। तो राइट आंसर है सौंदर्य, ब्यूटी से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है?
केवल सरकार की, केवल वैज्ञानिक की, प्रत्येक व्यक्ति की? तो राइट आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? 2, 3 या 4, 5? तो राइट आंसर है 4 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, दक्कन पठार? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक चयन, आवास विनाश, वर्षा, ज्वालामुखी? तो आवास का विनाश होना जैव विविधता में कमी का कारण है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? वन संरक्षण, आवास का ह्रास, पर्यटन, वर्षा में वृद्धि? तो आवास का ह्रास या कमी होना क्या होता है? मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है? तो ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर 2 अवैध शिकार, ऑप्शन नंबर सी इन सीटू संरक्षण? तो इन सीटू संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सीटू संरक्षण का उदाहरण है? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य चिड़ियाघर, वन्य अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, जैव आरक्षित क्षेत्र? तो चिड़ियाघर, जू इसका राइट आंसर है। अगला 28 नंबर, स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वे हर जगह पाई जाती है, केवल एक क्षेत्र में पाई जाती है, अधिक संख्या में होती है या आयात की जाती है? तो हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जैव विविधता संरक्षण का सीधा लाभ क्या है? तो औद्योगिक विकास, पारिस्थितिकी संतुलन, शहरीकरण या उद्योग में दर वृद्धि? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ, केवल पर्यटन, प्रकृति और जीवन की रक्षा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये थी आपके लिए चौथी यूनिट। बात करते हैं 5वीं यूनिट की। यूनिट नंबर 5, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले यूनिट को, पहले पॉइंट को। पर्यावरणीय सड़क प्रदूषण पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्रदूषण मुख्यतः मानव गतिविधियों के कारण होता है। वायु प्रदूषण, वायुमंडल में हानिकारक गैसों और कणों की उपस्थिति होते हैं। फिर आपके लिए 3 नंबर कि SO2 और NO2 यानी सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोक्साइड वायु प्रदूषक होते हैं। जल प्रदूषण, जल में हानिकारक पदार्थों से मिल जाने से होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। मृदा प्रदूषण रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का होता है। समुद्री प्रदूषण तेल, रिसाव और अपशिष्ट से होता है। ध्वनि प्रदूषण अवांछित और तीव्र ध्वनि से होता है। 85 dB से अधिक ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और 85 dB अधिक ध्वनि होती है। तापीय प्रदूषण गर्म जल के विकास से होता है। नाभिकीय प्रदूषण रेडियोधर्मी पदार्थ से होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर हो सकता है। ठोस अपशिष्ट शहरी प्रदूषण की मुख्य समस्या है। 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, अपशिष्ट प्रबंधन का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 17 नंबर पॉइंट है, प्लास्टिक अपशिष्ट जैव विघटनीय होता है। ई कचरा आधुनिक कचरा का प्रमुख गंभीर रूप है। व्यक्तिगत भूमिका प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होता है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्षति को कम करना होता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होता है। चक्रवात समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। भूस्खलन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जबकि प्रदूषण से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। जल प्रदूषण से जल जनित रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन रोग होते हैं। फिर आपके लिए बात करते हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए। स्वस्थ पर्यावरण मानव जीव के लिए आवश्यक माना जाता है। बात करते हैं 5 यूनिट के MCQ की। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला 3 नंबर, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट। अगला 4था नंबर क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो रासायनिक उर्वरक। तो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है? रासायनिक उर्वरक होता है। अगला, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस में किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है। किस में दिया जाता है? DB में किया जाता है। 85 DB से अधिक ध्वनि का क्या महत्व उत्पन्न करती है? तो स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती है। फिर आपके लिए 7 नंबर पॉइंट है, क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है तेल रिसाव। क्या होता है? ऑयल स्पिल। अगला क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर, तापीय प्रदूषण किससे होता है? तो गर्म जल का निकास से होता है। फिर आपके लिए नाभिकीय प्रदूषण का स्रोत क्या है? नाभिकीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ। आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा है? 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। फिर आपके लिए प्लास्टिक अपशिष्ट कैसा होता है?
तो प्लास्टिक अपशिष्ट होता है जैव अविघटनीय, जैव अविघटनीय। ई कचरा किससे संबंधित है? कृषि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से, वन या जल। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित माना जाता है। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। कौन सा होता है? टाइफाइड होता है, याद कर लेना। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो श्वसन रोग होता है। फिर आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? सरकार, उद्योग, प्रत्येक उद्योग व्यक्ति की। तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षति कम करना, यानी आपदा बढ़ाना, क्षति कम करना। तो क्षति कम करना इसका राइट आंसर है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? मानव निर्मित, प्राकृतिक आपदा, तकनीकी, सामाजिक। तो प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंप किससे होता है? भूकंप होता है पृथ्वी की आंतरिक हलचल से। क्या होता है? आंतरिक हलचल से क्या होता है? भूकंप आता है। प्लेटें जब इधर उधर खिसकने लगती है ना, तब क्या आता है? भूकंप आता है। चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र के अंदर उत्पन्न होते हैं। और भूस्खलन कहाँ अधिक होता है? ये होता है पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। प्रदूषण का सीधा प्रभाव किस पर आधारित होता है? उद्योग, मानव स्वास्थ्य, व्यापार, राजनीति। तो मानव स्वास्थ्य पर आधारित होता है। पारिस्थितिकी संतुलन किससे बिगड़ता है? वनीकरण या प्रदूषण। तो राइट आंसर है प्रदूषण से। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को हर विद्यार्थी तक शेयर करें, ताकि आने वाले कोई भी क्लासेज आपके लिए परीक्षा के अंदर 100% आपके लिए हेल्पफुल रह सके। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जल जनित रोग किससे संबंधित फैलते हैं? स्वस्थ जल से, प्रदूषित जल से, वायु से या मृदा से। तो राइट आंसर है प्रदूषित जल से। वृक्षारोपण किसमें सहायक होता है? प्रदूषण नियंत्रण के अंदर सहायक होता है। ठोस अपशिष्ट की समस्या मुख्यतः कहाँ होती है? तो शहरी क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? शहरी क्षेत्र में। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो कैंसर होता है। क्या होता है? उससे कैंसर होता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? कानून और जागरूकता, लॉ एंड अवेयरनेस। फिर आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है वाहन होता है। क्या होता है? व्हीकल्स होता है। फिर आपके लिए प्रदूषण किस प्रकार की समस्या है? तो ये वैश्विक समस्या। कैसी समस्या है? वैश्विक। स्वच्छ पर्यावरण क्यों आवश्यक है? तो स्वच्छ पर्यावरण सभी को पता है कि मानव जीवन के लिए, यानी विलासिता के लिए नहीं है, उद्योग के लिए नहीं होगा, ये मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली यूनिट आपके लिए 6 नंबर, यूनिट नंबर 6, सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट। सामाजिक मुद्दे वे समस्या हैं जो समाज और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करती है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की जरूरतें पूरी करे बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। सतत विकास की अवधारणा ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में दी गई थी। फिर आपके लिए शहरीकरण पर्यावरणीय समस्याओं का एक प्रमुख कारण होता है। औद्योगिकरण में प्रदूषण और संसाधनों का दोहन होता है। गरीबी पर्यावरण शरण को कम करती है, बढ़ाती है सॉरी। और जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक संसाधनों का दबाव डालता है। वनों की कटाई सामाजिक पर्यावरणीय समस्या मानी जाती है। फिर आपके लिए 9 नंबर, जल संकट तनाव निर्मित प्राकृतिक दोनों कारणों से होता है। जल संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग संसाधनों की बचत करता है। ऊर्जा संकट जीवाश्म ईंधनों की सीमितता से जुड़ा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल होते हैं। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। पर्यावरणीय नैतिकता प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी सिखाती है। महिला और पर्यावरण का गहरा संबंध है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण संबंधित माना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़े बांधों के विरोध से हुआ था। पर्यावरण शिक्षा जागरूकता बढ़ाने का माध्यम है। पर्यावरण का कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। फिर आपके लिए 21 नंबर पॉइंट है कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 जल संरक्षण संबंधित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक कानून है। सामाजिक सहभागिता पर्यावरण संरक्षण में आवश्यक माना जाता है। एनजीओ पर्यावरणीय संरक्षण जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामाजिक समस्या मानी जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव तापमान वृद्धि का एक कारण होता है। वैश्विक उष्मीकरण तनाव मानव गतिविधियों का परिणाम माना जाता है। फिर आपके लिए 29 नंबर पॉइंट है कि सतत जीवन शैली पर्यावरण संरक्षण में सहायक है और स्वच्छ पर्यावरण सामाजिक विकास का आधार बन सकता है या आधार माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आने वाले पूरे चांस है। तो रियो रिपोर्ट, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, स्कॉट होम रिपोर्ट या क्यूटो रिपोर्ट। तो राइट आंसर है ब्रेटलैंड रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 2, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान और भविष्य में संतुलन बनाना। निम्न में से कौन सामाजिक पर्यावरणीय समस्या है? वनों की कटाई करना। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर पड़ता है। ऊर्जा संकट किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संकट होता है अपने जीवाश्म ईंधन से संबंधित। निम्न में से कौन पर्यावरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा होती है।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? बड़े बांधों के विरोध में हुआ था। फिर आपके लिए पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूकता होता है। क्या होता है? जागरूकता। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1974, 1986 या 1991? तो राइट आंसर 1986। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1968, 1974 या 1981 या 1986? तो राइट आंसर 1974। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, 1976, 1981 राइट आंसर है। एनजीओ का पूरा नाम क्या है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक उपयोग। अत्यधिक उपयोग राइट आंसर होने वाला है। फिर आपके लिए 15 नंबर, महिला और पर्यावरण का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक भूमिका के कारण। किसके कारण? सामाजिक भूमिका के कारण माना जाता है। फिर आपके लिए 16 नंबर, जलवायु परिवर्तन किस स्तर की समस्या है? तो ये वैश्विक समस्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से माना जाता है। वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मानव गतिविधियां। सतत जीवन शैली का मुख्य अर्थ क्या होता है? संतुलित उपयोग करना। सामाजिक सहभागिता क्यों आवश्यक है? तो ये आपके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक मानी जाती है। सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? अधिकतम औद्योगिकरण, संसाधनों का असंतुलित उपयोग, केवल आर्थिक विकास या जनसंख्या वृद्धि? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 22, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकलिटी का संबंध किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरणीय न्याय। पर्यावरणीय न्याय इन्वायरमेंट जस्टिस का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है सभी के लिए समान पर्यावरणीय अधिकार। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े बांधों के निर्माण से कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है? तो विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। 25 नंबर, जल विवादों का मुख्य कारण क्या है? तो असमान जल वितरण। असमान जल वितरण। पर्यावरणीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय इसका राइट आंसर है। जनसंख्या विस्फोट का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? रोजगार, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा व्यवस्था या प्रशासन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधन। सतत उपभोग का अर्थ क्या होता है? अधिक वस्तुओं का उपयोग, सीमित और जिम्मेदार उपभोग, औद्योगिक उपयोग या विलासिता? तो राइट आंसर है सीमित और जिम्मेदार उपभोग करना। पर्यावरणीय नीति निर्माण में जनता की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर है प्रभावी संरक्षण और स्वीकार्य कार्य करना। 30 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का सामाजिक प्रभाव क्या है? केवल तापमान वृद्धि, विस्थापन और आजीविका संकट, औद्योगिक विकास और तकनीकी संकट? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन और आजीविका संकट माना जाता है। फिर आपके लिए जो अंतिम यूनिट रहने वाली है 7 नंबर, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी हमारी इस मेहनत को देखते हुए आपके लिए हर क्लासेज लाते हैं और अच्छे से तैयार करके लाते हैं, तो आप सभी उनको शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि आने वाले हर क्लास के अंदर आपके अच्छे से अच्छे नंबर बन सके और आप PDF के लिए मैसेज भी कर सकते हो। तो मानव जनसंख्या पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या होती है। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। जनसंख्या विस्फोट अत्यधिक तेज जनसंख्या वृद्धि को कहा जाता है। भारत विश्व का सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है और जबकि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाती है। अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। गरीबी और जनसंख्या में गहरा संबंध है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ती है। शहरीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं जनसंख्या नियंत्रण में सहायक मानी जाती है। फिर आपके लिए नेक्स्ट पर्यावरण परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी मानी जाती है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों की संख्या होती है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या है। शिशु मृत्यु दर जनसंख्या स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक मानी जाती है। लिंग अनुपात पुरुष और महिलाओं का अनुपात दर्शाता है। भारत में लिंग अनुपात चिंता का विषय है। आयु संरचना जनसंख्या के विभिन्न आयु दर्शकों को दर्शाती है। आश्रित जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है। जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन को समझाता है। शिक्षा जनसंख्या परिवृद्धि को नियंत्रित करने में सहायक होती है। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण साबित होती है। फिर 24 नंबर की जनसंख्या वृद्धि से आवास समस्या उत्पन्न होती है और खाद्य सुरक्षा जनसंख्या से सीधे जुड़ती है। प्रवास जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ग्रामीण से शहरी प्रवास शहरी समस्या बढ़ाता है। फिर आपके लिए जनसंख्या और पर्यावरण में परस्पर संबंध होता है और जनसंख्या नियंत्रण सतत विकास के लिए आवश्यक है। संतुलित जनसंख्या स्वास्थ्य पर्यावरण का प्रमुख आधार मानी जाती है। अब हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7 का, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है?
जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र वृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो जन संसाधनों पर दबाव, संसाधन संरक्षण, रोजगार वृद्धि या प्रदूषण नियंत्रण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की जनसंख्या स्थिति क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो स्क्वायर किलोमीटर होता है वो होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा होती है। क्या होती है? अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि से कौन सी समस्या बढ़ती है? तो ये होता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रित करना। जन्म दर का अर्थ क्या होता है? तो प्रति 1000 जन्म होना, ये क्या होता है? जन्म दर होता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 मृत्यु होना। फिर आपके लिए आता है शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? स्वास्थ्य स्थिति दर्शाती है। लिंग अनुपात क्या दर्शाता है? पुरुष और महिला अनुपात दर्शाता है। आयु संरचना किससे संबंधित है? तो आयु वर्ग से संबंधित है। आश्रित जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? पर जनसंख्या परिवर्तन समझाता है। फिर आपके लिए जनसंख्या नियंत्रण में सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? परिवार नियोजन। शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण में कैसे सहायक है? तो जागरूकता बढ़ाकर। महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? तो आपके लिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या वृद्धि से आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवास संकट होता है। खाद्य सुरक्षा किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित मानी जाती है। प्रवास का अर्थ क्या होता है? प्रवास का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। फिर आपके लिए ग्रामीण शहरी प्रवास से क्या समस्या बढ़ती है? तो शहरी समस्या यानी कृषि, वन संसाधन। तो राइट आंसर है शहरी समस्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संबंध कैसा है? तो परस्पर संबंध है। कैसे संबंध है? परस्पर। संतुलित जनसंख्या क्यों आवश्यक है? कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए संतुलित जनसंख्या। जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थिरता लाना। क्या होता है? स्थिरता लाना होना है। जनसंख्या वृद्धि से कौन सा संसाधन सबसे अधिक प्रभावित करता है? जल करता है। स्वास्थ्य जनसंख्या, स्वास्थ्य जन सुविधाएं जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है? मृत्यु दर घटाकर, जन्म दर बढ़ाकर, प्रदूषण बढ़ाकर या संसाधन घटाकर। तो राइट आंसर है मृत्यु दर घटाकर। लिंग अनुपात असंतुलन का कारण क्या होता है? तो ये होता है भ्रूण हत्या। क्या होता है? भ्रूण हत्या, फीमेल। जनसंख्या वृद्धि का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? सतत विकास या पर्यावरणीय संरक्षण। तो पर्यावरणीय संरक्षण होता है इसका बिल्कुल दीर्घकालिक प्रभाव होता है। फिर आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण किसके लिए आवश्यक है? सतत विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उद्योग के लिए, शहरीकरण के लिए। राइट आंसर है सतत विकास के लिए। फिर आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव संसाधन, मानव जनसंख्या और पर्यावरण का अंतिम निष्कर्ष क्या है? कोई संबंध नहीं, संतुलन आवश्यक है। केवल जनसंख्या महत्वपूर्ण, केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण। राइट आंसर है संतुलन आवश्यक होता है। ये थे विद्यार्थियों आपके लिए 7 यूनिट के महत्वपूर्ण और एमसीक्यू टाइप्स के अंदर नोट्स के रूप में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सारे करवा दिए। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपके लिए प्रैक्टिस सेट दे रखे, तो मैं अगर आपके लिए टाइम रहा तो मैं इसकी भी आपके लिए अलग क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर आप अच्छे से इन सब का आंसर दे पाएंगे। आपके लिए बिल्कुल ओनली फॉर टेस्ट रूप में है। आप इस प्रश्नों को अच्छे से देख लें ताकि आपके लिए एक अलग क्लास लगाऊंगा। परीक्षा से जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखें और जिसने ये क्लास लाइक कर ली और अच्छे से पूरी याद कर ली उसको ये 100 क्वेश्चन का जो पूरा प्रैक्टिस सेट है मैं आपको करवाने वाला हूं जिससे आपकी परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाएगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कमेंट के अंदर बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है और किस किस को ये नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए लेकर आने वाला इन्वायरमेंट का और किस किस को देना वो प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन आप बिना लाइक करे और कमेंट बिना करे कोई भी विद्यार्थी क्लास को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही क्लास जाएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी याद कर लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और अभी तक सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऑल क्लासेज आपके लिए या इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्लासेज से और हमारे यूट्यूब से, पीडीएफ से आपको कितनी हेल्प मिलती है और आपके लिए कितनी कारगर साबित होती है। क्योंकि हम नहीं करते या मैं अपने खुद मुंह से नहीं कहता, क्योंकि विद्यार्थी हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन्होंने क्लास ली है, उन सबको पता है कि हमारी क्लासेस से कितनी हेल्प मिलती है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर हर विद्यार्थी के लिए मैं यही आशा करता हूं कि हर क्लास या तो जिसके भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इन्वायरमेंट बैक आया है और थर्ड सेमेस्टर में अभी भी एग्जाम बैक रहा है
तो आप उनको क्लियर कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से आप उनके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनके लिए यही मनोकामना करता हूँ, यही शुभकामना देता हूँ कि ये अगर क्लासेज आप देख के जाओगे और पीडीएफ अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके बाकी बच्चों से बेहतर अंक आएंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये क्लास शेयर करें। पीडीएफ लेने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जो नंबर दे रखे हैं आप वहां से मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको हर सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और सब्जेक्ट की हमारे पास क्लासेज और पीडीएफ उपलब्ध मानी जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।